हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जीएसईबी 10th चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। काफ़ी पुअर कंट्री था इंडिया, फूड वगैरह बहुत कम थे यहाँ पे। एक स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस समय की जो कंटेम्प्रोरी गवर्नमेंट थी उसने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया। इस 5 ईयर प्लान में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये सभी पॉलिसी अपनाने के बाद भी इंडिया जब जो मच नीडेड इकोनॉमिक सक्सेस था वो अचीव नहीं कर पाया, तो यानी कि जब ये सब पॉलिसी 5 ईयर प्लान फेल हो गए, हमने रिक्वायर्ड जो अचीवमेंट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं हासिल कर पाए, उसके लिए न्यू पॉलिसी अपनाई जाने लगी। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी, जिसको कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों, इसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडस्ट्री पे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, जिसे ट्रेड बैरियर भी कहा जाता है, अगर उसे हटा देती है, रिड्यूस कर देती है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, उसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में बहुत सारे रिफॉर्म भी हुए थे। वो रिफॉर्म कौन कौन से थे? पहला था रिफॉर्म कि 18 इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट पीपल के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब वो 18 इंडस्ट्रीज क्या थे? जैसे रेलवे था, एयरपोर्ट बनाना, उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जितने भी थे, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी था, पोर्ट बनाना हो गया, ठीक है ना। इस तरह की जो भी चीज़ें जो नेशनल सिक्योरिटी से और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की जो इंडस्ट्रीज थी, उनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सभी। दूसरा रिफॉर्म था रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस को छोड़ करके बाकी सभी प्राइवेट सेक्टर को कर दिए गए। तीसरा रिफॉर्म था कि जो ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है फॉर इंडस्ट्रीज कैंसिल कर दिया गया। यानी अगर आपको न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना है तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन, बहुत ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी थोड़ा बहुत होता है, उससे करके आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। फोर्थ प्रोविजन था कि फॉर सेटिंग अप द प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। ठीक है, यानी वैसा इंडस्ट्रीज जो किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता है, अगर या कोई हजार्डस सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है, तो वैसे इंडस्ट्रीज को आप विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एडवांटेज क्या है उसका? जब लिबरलाइजेशन इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला। और अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का मिला? अनकंस्ट्रेंड बिजनेस करने का, अनकंस्ट्रेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यानी बिना किसी रुकावट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिना किसी रुकावट का उनको जो है बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो इससे इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा एडवांटेज ये था कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया तो ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हो गया। यानी इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी के साथ बिजनेस कर सकती हैं, बाहर की जो कंपनी है यानी दूसरे कंट्री कंपनी इंडिया में भी बिजनेस कर सकती है। तो इससे एक तरह का जो है कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो इससे प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी हुए, नए नए प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गए इंडियन कंज्यूमर को, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गए। तो इंडियन कंपनी भी उस स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और फिर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडिंग शुरू कर दी। थर्ड बेनिफिट था कि जब फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे
इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ, वो भी इंक्रीज किया। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि कोई भी कंट्री है, बहुत सारी कंट्री के साथ बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अमेरिका के साथ बिजनेस करेगा, ट्रेड करेगा, तो अमेरिका की करेंसी डॉलर है और इंडिया की करेंसी रुपीज है। इंडिया कोई भी चीज़ खरीदेगा अमेरिका से तो वो डॉलर में उसको इंडिया को पे करना पड़ेगा, तो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इंडिया के पास ऑलरेडी डॉलर होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है अमेरिका को डॉलर पे कर देगा। तो इस तरह से सभी कंट्री अपने यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बना के रखती हैं, जिससे कि उनकी करेंसी को आसानी से कन्वर्ट भी किया जा सके, और कुछ फॉरेन करेंसी अपने पास होल्ड करती हैं, रखती हैं, जिससे कि वो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो दैट्स वाई जब लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इंडिया में ड्यू टू वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी इम्प्रूव किया, इंक्रीज हुआ। उसके बाद फोर्थ जो एडवांटेज है वह है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है इंक्रीज किया ड्यू टू लिबरलाइजेशन, क्योंकि बाहर से जो भी कंपनी आती थी तो वे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करती थी एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे, तो उससे कंट्री गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, या फिर बहुत सारी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप कंस्ट्रक्शन करो, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जैसे रोडवेज है, हाउसेज बनाने हैं, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, टेक्नोलॉजी पार्क इस्टेब्लिश करना है, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस तरह के जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिए। तो लिबरलाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया का डेवलप किया। ये 4 एडवांटेजेज हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है लिबरलाइजेशन का? डिसएडवांटेज ये है कि डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। कह रहा है कि लिबरलाइजेशन या जब एक्सेप्ट कर लिया गया और रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया तो उसके बावजूद भी मार्केट में जो मोनोपोली है उसको चेक नहीं किया जा सका। चेक मतलब उसको रोका नहीं जा सका। अब ये जो है क्या है जो मोनोपोली क्या होता है हम ये देखेंगे। मोनोपोली देखिए एक ऐसा सिचुएशन होता है, मार्केट एक तरह से ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के 1 और 2 सेलर होते हैं, ठीक है ना। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जहाँ पे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का 1 और 2 सेलर हो, उसे उस सिचुएशन को मोनोपोली कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट की कोई कंपनी है, पहले मान लो कोलगेट है, तो पहले कोलगेट का ही सिर्फ मिलता था। अब वो इकलौती यानी सिंगल कंपनी थी कोलगेट जो टूथपेस्ट सेल करती थी और उसका कोई कंपटीटर नहीं था, तो यह सिचुएशन क्या हो गया, मोनोपोली। अब इसमें नुकसान क्या है इसका? नुकसान इसका ये होता है कि जो अगर सिंगल सेलर होती है कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये लोग अपने प्रोडक्ट को अपने मनमाने प्राइस पे बेचते हैं, कुछ भी प्राइस रख सकते हैं, वहाँ पे क्वालिटी चेक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो पब्लिक के अंदर तो डिमांड होता ही, पब्लिक तो कंज्यूम करेगी ही, चाहे वो कितना भी प्राइस रखे, क्योंकि उस प्रोडक्ट का वही सेलर है। लेकिन जब कई सारे सेलर आ जाते हैं तो यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, तो पब्लिक को चॉइस बढ़ जाता है। तो लिबरलाइजेशन का पहला जो डिसएडवांटेज था वह कि मोनोपोली को चेक नहीं किया जा सका। दूसरा डिसएडवांटेज, फोकस जो है वैसे सेक्टर पे रखा गया, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो है वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट में आसानी से बिक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है मेकिंग इंडस्ट्री हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज का तो मेन पर्पस प्रॉफिट मेकिंग होता है, वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही बिजनेस करते हैं। इसलिए तो इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया का या जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो सेक्टर थे वो सभी पिछड़ गए, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सका। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वह है कि इनकम डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ गया। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम मतलब जो अमीर है वो अमीर बनते चला गया, जो गरीब है पुअर पीपल है वो पुअर ही रह गए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट पुअर पॉपुलेशन को नहीं मिल पाया, सो अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर के बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ने लगा। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वह है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉरेन डेप्ट हैज़ इंक्रीज। जब लिबरलाइजेशन इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया गया तो फॉरेन
इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि फॉरेन की कंपनी को अलाउ कर दिया गया था। यहाँ पे जो भी फॉरेन प्रोडक्ट आते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, चीप रेट के होते थे। उसके रेस्पेक्ट में इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। दैट्स वाई इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगा। तो अब डिमांड बढ़ने लगा तो भाई जो ट्रेडर हैं वो इंपोर्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ज़्यादा पैसा के लिए इंडिया क्या करने लगा, डेप्ट, कर्ज लेने लगा। इससे जो है फॉरेन डेप्ट बढ़ना शुरू हो गया इंडिया पे। तो ये थे लिबरलाइजेशन के प्रोसेस, फॉर्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन पे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्रोल बाय स्टेट इज हैंडेड ओवर आर ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट के ऑनरशिप और मैनेजमेंट का पावर किसी इंडिविजुअल पर्सन या प्राइवेट ऑनरशिप को दे दिया जाता है, तब हम उस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि मान लो कि यह कोई इंडस्ट्रीज है जिसको कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, तो यह क्या कहलाएगा, पब्लिक। जब जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसी इंडस्ट्रीज के ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास, यानी गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया या उसको दे दिया, बोला कि आप रखो इसको, मैनेज करो इसे, और इससे जो बेनिफिट होगा वो आप भी कमाना, मैं भी कमाऊंगा, प्राइवेट गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया गया, तो यही यूनिट क्या बन गया, अब ये जो है प्राइवेट बन गया। तो प्राइवेटाइजेशन के मेथड क्या क्या होते हैं? प्राइवेटाइजेशन के देखो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है कि दोज एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन के दो मेथड है। पहला मेथड क्या कि वैसे एरिया जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अब उन्हें जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाता है, तो इससे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी BPCL कंपनी थी इंडिया की, पेट्रोलियम की, उसको जो है सेल बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, तो यह प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है ना। उसी तरह दूसरा फॉर्म क्या है, मेथड क्या है, दूसरा में भी 2 पॉइंट है, सेकेंड में 2 पॉइंट है। क्या क्या है, पहला कि स्टेट कीप्स ऑनरशिप, मतलब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसका ऑनरशिप स्टेट के पास हो, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट कंपनी के पास चला जाए, तो इसे भी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सेकेंड कि जो स्टेट है वह मैनेजमेंट अपने पास रखे, मैनेजमेंट मतलब लोगों को हायर करना, सैलरी देना, ये सब अपने पास रखे, और कंपनी की ऑनरशिप किसके पास चली जाए, प्राइवेट के पास चला जाए। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं प्राइवेटाइजेशन के। अब प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, पहला एडवांटेज है कि ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन यूनिट है उनका बहुत ज़्यादा जो है नंबर इंक्रीज किया। दूसरा एडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन का कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल यूनिट बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, और इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़। कैपिटल इंटेंसिव मतलब वैसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग हो, वैसे कमोडिटीज़ में और वैसे इंडस्ट्रीज में जो है ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए। थर्ड एडवांटेज इसका यह है कि वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंप्रूव कर गया। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी है उनका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गया, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया, या फिर ऑनरशिप ही प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया, तो उनका प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मेन मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग, पैसा कमाना। दैट्स वाई वो क्या करने लगे, जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रेशराइज करने लगे, फोर्स करने लगे काम करने के लिए, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती है। ठीक है ना। दैट्स वाई जो है वर्किंग कैपेसिटी स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का बढ़ गया।
जिस तरह से लिबरलाइजेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, उसी तरह प्राइवेटाइजेशन का भी एडवांटेज हमने पढ़ा, और अब प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है प्राइवेटाइजेशन का? वह है इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो इकोनॉमिक जो पावर है वह सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कुछ लोगों के हाथों में टोटल पावर, यानी कि प्राइस डिसाइडिंग पावर, रिसोर्स मेकिंग पावर, रिसोर्स किस तरह से यूज करना है, कौन सा रिसोर्स यूज करना है, ये सभी पावर प्राइवेट पर्सन या कुछ लोगों के पास आकर के जो है रह गया। बिकॉज ऑफ विच एविल मोनोपोली हैज इंक्रीज। एविल ऑफ मोनोपोली, जो मोनोपोली, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट में एक ही दो ऐसे सेलर होते हैं जो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली का जो सिस्टम है वो उसका ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थे सिर्फ वहीं डेवलप हो पाए। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है कि प्राइस जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा, प्राइस अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन के हैंड में रहा, यानी वहीं के जो है डिसीजन ले सकते हैं प्राइस से रिलेटेड। सो इससे प्राइस राइज का भी प्रॉब्लम बढ़ा। तो प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? प्राइस राइज। दूसरा है कि आपको लार्ज इंडस्ट्रीज केवल डेवलप हुए, यानी कॉटन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ। और पहला जो था कि वो सेंट्रलाइज रिजल्ट जो है इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक पावर है वो सेंट्रलाइज हो गया, कुछ लोगों के पास हो गया। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोब का मतलब ही समझते हो, होल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी, रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के टर्म में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, और उससे जो है ऐसा ही लगता है कि पूरी दुनिया आपस में एक जो है गुथी हुई है, छाया जो है घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी ड्यू टू विच फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ लेबर इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होती है, किसके वजह से? गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी और लेबर फ्लो की वजह। अब ये गुड्स फ्लो क्या है? गुड्स फ्लो मतलब किसी एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है ना। उसके बाद सर्विसेज मतलब सर्विस सेक्टर, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एलआईसी, ये सभी सर्विस सेक्टर है, और इनका भी इंडिया के बाहर अदर जो कंट्री है उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। टेक्नोलॉजी, हमें पता है इंडिया जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा जो है उससे हमारी जीडीपी को हेल्प मिलता है, ठीक है। और लेबर मतलब मूवमेंट ऑफ लेबर मीन्स कि लेबर फोर्स का, इंसानों का एज अ लेबर। जैसे जाते हैं लोग गल्फ कंट्री में काम करना, सऊदी अरबिया में काम करते हैं, यूएई में काम करते हैं, ठीक है, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी लोग जगहों पे लोग जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ठीक है, लेबर फोर्स जो है आपको ट्रांसफर ऑफ लेबर है, ठीक है, फ्लो ऑफ लेबर है। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ। ऑब्स्टेकल जो है दो नेशन के बीच जो ट्रेड ऑब्स्टेकल्स है उसको हटा लिया गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कंडीशन क्रिएट किए गए जिससे कि कैपिटल एक्सचेंज इजी हो जाए एंड, ठीक है, दो नेशन के बीच कैपिटल एक्सचेंज काफ़ी आसान हो, ऐसा अरेंजमेंट किया गया। थर्ड जो इम्प्रूवमेंट किया गया था वह है कि ऑब्स्टेकल इन वे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रही हैं, टेक्नोलॉजी अगर एक कंट्री दूसरे को दे रहा है तो WHO उसे रोक नहीं सकता है, ठीक है। ऑब्स्टेकल इन द वे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, जिस तरह से दो कंट्री के बीच एक्सचेंज होगा टेक्नोलॉजी का उसको हटा दिया गया था। एंड फोर्थ इम्प्रूवमेंट है ग्लोबलाइजेशन का, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लेबर का क्या होना चाहिए, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए, यानी किसी तरह का कोई ट्रेड इसमें इन्वॉल्व ना हो, मनी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल इन द वे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ लेबर, ठीक है। तो फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये 4 क्या थे, एडवांटेज थे और प्रोसेस थे, इम्प्रूवमेंट थे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना।
आगे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक